डार्क साइड की इस दुनिया में आज हम बात करेंगे उस डर की जो बाहर से शांत लगता है लेकिन अंदर पूरे सिस्टम को हिला देता है। सोशल एंजाइटी, वही फीलिंग जब किसी भी क्राउड में कदम रखते ही दिल तेज धड़कने लगता है, चेहरा गर्म हो जाता है और दिमाग बस यही सोचता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। ये वो डर है जो आवाज नहीं करता पर आपकी हर मूव को कंट्रोल करता है। आप कुछ बोलना चाहते हो पर गला सूख जाता है। आप नॉर्मल बिहेव करना चाहते हो पर माइंड ओवरथिंकिंग की स्पीड पर चलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वर्ल्ड आपकी तरफ देख रहा है। लेकिन सच ये है कि ये सब आपके माइंड के अंदर चल रहा एक इल्यूजन है। सोशल एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है। ये बस आपका ब्रेन एक सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा खतरे की तरह इंटरप्रेट कर रहा है। और अगर माइंड गलत सिग्नल भेज सकता है तो उसे सही डायरेक्शन में ट्रेन भी किया जा सकता है। आज की जर्नी में हम समझेंगे कि ये फियर कैसे काम करता है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे आप धीरे धीरे खुद को एक ऐसे वर्जन में बदलते हो जो किसी भी सिचुएशन में काम, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट रहता है। ये बदलाव ओवरनाइट नहीं आता, पर स्टेप बाय स्टेप आपका माइंड रिवायर्ड होता है। अगर आप चाहते हो कि सोशल फियर आपकी लाइफ को कंट्रोल न करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, साइलेंट पैनिक। किसी भी भीड़ में घुसने से पहले जो हल्की सी बेचैनी आपके सीने में उठती है, वही साइलेंट पैनिक की शुरुआत होती है। बाहर की दुनिया को लगता है कि आप बस शांत हो, इंट्रोवर्टेड हो या बस थोड़ा रिजर्व्ड हो। लेकिन असल में आपके अंदर एक पूरा साइकोलॉजिकल स्टॉर्म चल रहा होता है। ये पैनिक आवाज नहीं करता, चिल्लाता नहीं है, पर आपकी हर मूव, हर थॉट और हर ब्रेथ पर इनविजिबल कंट्रोल रखता है। साइलेंट पैनिक का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे आपके बिहेवियर में जड़ें जमाता है। आपको लगता है आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, लेकिन अंदर माइंड हाइपर अलर्ट हो चुका होता है। आपके स्टेप्स भारी लगने लगते हैं, शोल्डर्स ऑटोमेटिकली स्टिफ हो जाते हैं और ब्रीदिंग अनबैलेंस्ड होने लगती है। जिस सिंपल रूम में बाकी लोग कैजुअली एंटर कर जाते हैं, आपके लिए वही जगह बैटलफील्ड बन जाती है। ये पैनिक क्यों आता है? क्योंकि आपका माइंड एक सिंपल सोशल मोमेंट को अननेसेसरी डेंजर की तरह ट्रीट करने लगता है। कोई बोलता नहीं है, पर आपको लगता है कि लोग जज कर रहे हैं। कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन आपको लगता है आईज आपकी तरफ फिक्स हो गई है। ये स्पॉटलाइट इल्यूजन है, जहां आपका ब्रेन इमेजिन करता है कि आप पूरे सीन का सेंटर हो। और जितना माइंड इस इमेजिनेशन में फंसता है, उतना ही साइलेंट पैनिक बढ़ता जाता है। साइलेंट पैनिक में आप बाहर से काम दिखते हो, लेकिन अंदर इंटरनल डायलॉग शुरू हो चुका होता है। क्या मैं वियर्ड लग रहा हूं? क्या लोग मुझे ऑकवर्ड समझ रहे होंगे? अगर मैंने गलत इंग्लिश बोल दी तो? अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो? ये थॉट्स एक रियलिटी की तरह महसूस होते हैं, जबकि ये बस माइंड के क्रिएटेड फियर स्क्रिप्ट्स होते हैं। फिजिकल रिएक्शंस भी शुरू हो जाते हैं। हार्ट रेट बढ़ना, हाथ हल्का कांपना, थ्रोट ड्राई होना, स्टमक में हल्का दर्द सा महसूस होना। बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में शिफ्ट हो जाती है, जैसे आप किसी खतरे में हो। लेकिन असल में आप बस नॉर्मल सोशल स्पेस में हो। आपका बायोलॉजिकल सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर गलत जगह पर। साइलेंट पैनिक की वजह से आपका पर्सनैलिटी श्रिंक होने लगता है। आप कम बोलते हो, कम दिखते हो, कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करने लगते हो, आई कांटेक्ट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि आप जानते भी हो कि ये डर बिना रीजन का है, फिर भी बॉडी और माइंड आपकी बात नहीं मानते। ऐसा लगता है जैसे आप खुद के अंदर लॉक्ड किसी वर्जन को बाहर निकालना चाहते हो, पर पैनिक आपको अलाउ नहीं करता। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, साइलेंट पैनिक कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। ये कोई कैरेक्टर ट्रेट नहीं है। ये बस एक डीपली लर्न्ड रिस्पॉन्स है जो टाइम के साथ आपका डिफॉल्ट बन गया है। माइंड ने इतनी बार डरने की प्रैक्टिस कर ली है कि अब छोटी छोटी सोशल सिचुएशंस भी डेंजर की तरह लगने लगती है। अगर माइंड प्रैक्टिस करके डर सीख सकता है, तो प्रैक्टिस करके फियरलेस भी बन सकता है। यही इस जर्नी का मेन पर्पस है।
साइलेंट पैनिक को हैंडल करने का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब आप समझते हो कि अंदर क्या हो रहा है, तभी आप इसे कंट्रोल कर पाते हो। आप पैनिक को ऑब्जर्व करना सीखते हो, उसे रेजिस्ट नहीं करते। और ये एक्सेप्टेंस खुद में बहुत पावरफुल शिफ्ट होती है। आप धीरे धीरे समझते हो कि ये सेंसेशंस आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके ब्रेन का मिसअंडरस्टूड प्रोटेक्शन है। अगर आप इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप सोशल एंजाइटी की जड़ तक जाना चाहते हैं और खुद को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि सोशल एंजाइटी का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। चैप्टर 2, इनर एनिमी। सोशल एंजाइटी की सबसे गहरी जड़ बाहर नहीं, आपके अंदर बैठी होती है। वो इनर एनिमी जो हर मोमेंट आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है। ये एनिमी कोई इंसान नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, ये आपका अपना माइंड है जो आपकी ही अगेंस्ट काम करने लगता है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर जब लड़ाई अपने ही थॉट से हो, तो हर छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इनर एनिमी बहुत सटल तरीके से काम करती है। वो आपको चिल्लाकर नहीं रोकती, वो बस धीरे धीरे विस्पर करती है, तुम खुद को शर्मिंदा कर दोगे, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं लगते, तुम बोलोगे तो लोग जज करेंगे। ये आवाजें सच नहीं होती, लेकिन वो इतने रियल टोन में आती है कि आपको रियलिटी ही बदलती हुई महसूस होती है। माइंड आपको किसी भी सोशल सिचुएशन से पहले हजार वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखा देता है। कोई आपसे कुछ पूछेगा तो माइंड इंस्टेंटली इमेजिन कर लेता है कि आप अटक जाओगे। आप किसी से बात शुरू करना चाहते हो तो इनर एनिमी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर देती है कि सामने वाला बोर्ड हो जाएगा। इस वजह से एक्चुअल एक्शन करने से पहले ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इनर एनिमी हमेशा आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट करती है, वो आपके स्ट्रेंथ्स को कभी याद नहीं दिलाती। अगर आपने लाइफ में 10 चीजें सही की हैं और सिर्फ एक गलत, तो यह एनिमी उसी गलत चीज को बार बार आपकी आईज के सामने रिप्ले करती रहती है। माइंड उन छोटी मिस्टेक्स को ऐसे मैग्नीफाई कर देता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। सोशल एंजाइटी वाले लोग अक्सर खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, वो इनफ नहीं है। लेकिन ये फीलिंग्स आपकी नेचर से नहीं आती, ये उस इनर एनिमी की वजह से आती है जो बचपन, मिस्टेक्स, पास्ट एम्बैरेसमेंट और इनसिक्योरिटी से बनी होती है। मतलब, ये एनिमी आपकी जन्मजात नहीं है, ये टाइम के साथ डेवलप हुई है। और जो डेवलप हुआ है उसे डिस्ट्रॉय या रिप्लेस भी किया जा सकता है। इनर एनिमी का एक पावरफुल ट्रिक यह भी है कि वो आपको दूसरों से कंपेयर कराती रहती है। आप किसी कॉन्फिडेंट व्यक्ति को देखते हो और माइंड इंस्टेंटली कहता है, देखो, वही नॉर्मल है, तुम नहीं। लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो इंसान भी अंदर कहीं ना कहीं अपने बैटल्स लड़ रहा होगा। माइंड कंपैरिजन से आपकी वैल्यू ड्रॉप कर देता है, जबकि कंपैरिजन खुद में ही एक इल्यूजन है। इनर एनिमी आपको कंफर्ट जोन में कैद कर देती है। वो आपको बोलने नहीं देती, सामने आने नहीं देती, लोगों से कनेक्ट होने नहीं देती। आपको लगता है आप शाय हो, इंट्रोवर्टेड हो, लेकिन असल में आप ट्रैप्ड हो अपने ही थॉट्स के केज में। माइंड आपको वही करवाता है जहां उसे जीरो रिस्क दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंफर्ट जोन कभी ग्रोथ नहीं देता। इनर एनिमी को स्ट्रॉन्गेस्ट वहीं रखा जाता है जहां आप रिस्क्स लेना बंद कर देते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इनर एनिमी को साइलेंस करने का मतलब उसे फोर्सफुली रोकना नहीं है। माइंड को चुप रहो कहने से वो और लाउड हो जाता है। इनर एनिमी को डिफीट करने का पहला स्टेप इसे पहचानना है। जब आप समझ लेते हो कि ये वॉइस आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर से बनी हुई एक टेम्पररी आवाज है, तो उसका कंट्रोल कम होने लगता है। सेकेंड स्टेप है थॉट क्वेश्चनिंग। माइंड कहता है लोग जज करेंगे, आप खुद से पूछो क्या प्रूफ है। माइंड कहता है मैं ऑकवर्ड लगूंगा, आप पूछो क्या हर इंसान हर समय परफेक्ट दिखता है। जैसे जैसे आप सवाल पूछते हो, इनर एनिमी कमजोर होती जाती है। स्लोली आपको पता चलता है
कि ये एनिमी इमेजिनेशन में स्ट्रांग है, रियलिटी में नहीं। माइंड ने आपको डराया है, पर वो आपकी लाइफ का कंट्रोलर नहीं है। आप उसके ऊपर अथॉरिटी रख सकते हो। आप अपने थॉट्स को चैलेंज करना सीख सकते हो। आप अपनी आइडेंटिटी को रीराइट कर सकते हो। इनर एनिमी को हराने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन से। ये जर्नी आगे और गहरी होगी। रेडी रहो अपने ही माइंड के शैडोज को थोड़ा और करीब से देखने के लिए। चैप्टर 3, स्पॉटलाइट ट्रैप। सोशल एंजाइटी का सबसे बड़ा इल्यूजन है स्पॉटलाइट ट्रैप। ये वही एहसास है जहां आपको लगता है कि पूरी दुनिया की नजर सिर्फ आप पर है। जैसे आप किसी भी रूम में एंटर होते ही एक इनविजिबल स्पॉटलाइट आपके ऊपर गिर जाती है। ऐसा लगता है कि लोग आपकी एवरी मूव, एवरी जेस्चर, एवरी मिस्टेक नोट कर रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि रियलिटी में लोग उतना ध्यान देते ही नहीं जितना आपका माइंड इमेजिन करता है। स्पॉटलाइट ट्रैप का पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप रूम में घुसते ही माइंड इंस्टेंटली हाइपर फोकस मोड में चला जाता है। आपको लगता है कि लोग आपकी वॉक पर जजमेंट कर रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर, आपके क्लोथ्स पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी ही लाइफ, अपने फोन्स, अपनी ही इनसिक्योरिटीज में फंसे होते हैं। माइंड एक ऐसा फिक्शन क्रिएट करता है जो रियल जैसा लगता है, और वही फिक्शन एंजाइटी को डेंजरस लेवल पर पहुंचा देता है। ये ट्रैप इसलिए बनता है क्योंकि आपका ब्रेन सेल्फ फोकस्ड हो जाता है। वो हर चीज को आपके पर्सपेक्टिव से देखता है। जब आप नर्वस होते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अस्यूम करता है कि आपकी नर्वसनेस बाहर भी दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि आपके शेकिंग हैंड्स, तेज हार्ट बीट या ऑकवर्डनेस सबको साफ दिख रही है। लेकिन साइंस कहती है कि लोगों को आपकी एंजाइटी का 80% पता ही नहीं चलता। माइंड सिर्फ ओवर एस्टिमेशन कर रहा होता है। स्पॉटलाइट ट्रैप की शुरुआत एक छोटी थॉट से होती है, लोग मुझे देख रहे हैं। इस एक थॉट के बाद पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। माइंड तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियोस इमेजिन करने लगता है। अगर आप बैठते हो, आपको लगता है कि लोग आपकी पोस्चर जज कर रहे हैं। अगर आप बोलते हो, आपको लगता है आपकी वॉइस वीक लग रही है। अगर आप चुप रहते हो, आपको डर लगता है कि लोग आपको बोरिंग समझेंगे। आपका नर्वस सिस्टम इस इल्यूजन को थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, और बॉडी ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर देती है। हार्ट बीट बढ़ती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, पाल्म्स स्वेटी हो जाते हैं। अब ये सारे सिम्टम्स माइंड को और कंफर्म करते हैं कि हाँ, वाकई सब मुझे देख रहे हैं। और यही मोमेंट स्पॉटलाइट ट्रैप को स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता है। स्पॉटलाइट ट्रैप का सबसे पेनफुल हिस्सा यह है कि ये आपकी नेचुरल बिहेवियर को ब्लॉक कर देता है। आप अपने रियल सेल्फ की जगह एक कंट्रोल्ड वर्जन बन जाते हो। आपकी बॉडी टेंस हो जाती है, आपका फेस स्टिफ हो जाता है, आपकी स्पीच अननेचुरल हो जाती है। आप खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करना भूल जाते हो। बस ट्राई करते हो कि किसी तरह नॉर्मल दिखो, जबकि नॉर्मल दिखने की कोशिश ही एंजाइटी को और बढ़ा देती है। लेकिन इस ट्रैप को तोड़ने का एक सिंपल ट्रूथ है, लोग आपको उतना ऑब्जर्व नहीं करते जितना आप सोचते हो। हर इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज में बिजी होता है। कोई अपनी जॉब की टेंशन में है, कोई अपने लुक को लेकर कॉन्शियस है, कोई अपने बिहेवियर को लेकर वरीड है। लोगों का फोकस अपने ऊपर ज्यादा होता है, आपके ऊपर नहीं। एक और बड़ी सच्चाई है, अगर कोई आपको देख भी ले तो भी वो कुछ सेकंड्स बाद भूल जाता है। माइंड में परमानेंट रिकॉर्ड नहीं बनता। ये सिर्फ आपका इंटरनल सिस्टम है जो स्मॉल मोमेंट्स को बड़ी डिजास्टर्स की तरह इमेजिन करता है। स्पॉटलाइट ट्रैप से बाहर निकलने का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब भी आपको लगे कि सब लोग आपको देख रहे हैं, खुद से क्वाइटली कहो कि यह सिर्फ इल्यूजन है, रियल वर्ल्ड में लोग बिजी हैं। दूसरा स्टेप अटेंशन शिफ्ट करना है। अपने ऊपर से फोकस हटाकर बाहर की चीजों पर डालो। रूम की लाइट्स, बैकग्राउंड साउंड, लोगों की कॉन्वर्सेशन। जैसे जैसे फोकस बाहर जाता है, एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। स्पॉटलाइट ट्रैप एक मेंटल हैबिट है, और हैबिट्स प्रैक्टिस से बदलती है।
माइंड ने सालों तक आपको सेंट्रल कैरेक्टर समझने की आदत डाल दी है। अब उसे स्लोली स्लोली यह समझाना है कि दुनिया के पास और भी बहुत काम है। जब आप ये सीख जाते हो तो सोशल एंग्जाइटी आदि वैसे ही गिर जाती है। चैप्टर 4, बॉडी शॉक। सोशल एंग्जाइटी सिर्फ मेंटल नहीं होती, ये आपके पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेती है। जब भी आप किसी सोशल सिचुएशन में एंटर होते हो, आपके अंदर एक अचानक सा जोल्ट आता है, जैसे बॉडी एक इनविजिबल शॉक ले रही हो। इसे हम आम तौर पर बॉडी शॉक कहते हैं, क्योंकि ये सेंसेशंस अचानक शुरू होते हैं और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। बॉडी शॉक उस समय एक्टिवेट होता है जब आपका ब्रेन एक सिंपल सोशल मोमेंट को पोटेंशियल डेंजर मान लेता है। जैसे ही ब्रेन को लगता है कि आपको जज किया जा सकता है, एम्बरेस हो सकते हो या कोई ऑकवर्ड सिचुएशन बन सकती है, वो तुरंत अलार्म भेज देता है। ये अलार्म डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम तक जाता है और आपका बॉडी रिस्पॉन्स बदलने लगता है। सबसे पहले हार्ट रेट तेज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल नॉर्मल से 2 गुना स्पीड पर धड़क रहा हो। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी आपको फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार कर रही होती है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि आपको फाइट नहीं करनी, ना आपको भागना है। आप बस एक नॉर्मल जगह पर खड़े हो। पर बॉडी इस बात को समझ नहीं पाती। इसके बाद ब्रीदिंग शैलो होने लगती है। आपको लगता है आप आसानी से सांस नहीं ले पा रहे। कुछ लोगों को चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है, कुछ को लगता है थ्रोट ब्लॉक हो रहा है। ये सब एंजाइटी के फिजिकल रिएक्शंस हैं। खतरनाक नहीं, लेकिन अनकंफर्टेबल जरूर लगते हैं। हाथों में हल्का ट्रेमोर आना, पाल्म स्वेटी होना, लेग्स हैवी लगना या स्टमक में हल्की बेचैनी होना भी इसी बॉडी शॉक का हिस्सा है। इन फिजिकल रिएक्शंस की वजह से माइंड और डर जाता है। आपको लगता है कि लोग आपकी नर्वसनेस देख रहे हैं, जबकि सच ये है कि इन्हें बाहर के लोग रेयरली नोटिस करते हैं। बॉडी शॉक का सबसे ट्रिकी हिस्सा यह है कि जितना आप इसे स्टॉप करने की कोशिश करते हो, ये उतना स्ट्रांग हो जाता है। आप सोचते हो काल्म डाउन, काल्म डाउन, लेकिन माइंड आपके बॉडी सिग्नल्स को देखकर और पैनिक करने लगता है। बॉडी को फोर्सफुली शांत करना वैसा ही है जैसे तेज बहते नदी के पानी को हाथ से रोकना पॉसिबल नहीं। इस फेज में लोग अक्सर खुद को ब्रोकन समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत है, वो वीक है या वो नॉर्मल सिचुएशंस हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिफिक ट्रूथ ये है कि बॉडी शॉक आपका दुश्मन नहीं है। यह आपका बायोलॉजिकल सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बस गलत जगह एक्टिव हो जाता है। जब आप इस शॉक को अंडरस्टैंड करते हो, आप इसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये रिएक्शंस डेंजरस नहीं है। ये सिर्फ एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल की वजह से होते हैं। ये केमिकल्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। लेकिन सोशल एंजाइटी में ये अननेसेसरी मोमेंट्स में रिलीज हो जाते हैं। बॉडी शॉक को मैनेज करने के लिए सबसे पावरफुल टूल है अवेयरनेस। जब भी आप एंग्जाइटी महसूस करें, खुद से कहें, यह मेरा ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये फीलिंग्स डेंजरस नहीं है। ये सिंपल थॉट बॉडी की पैनिक इंटेंसिटी को आधा कर देता है। दूसरा स्टेप है स्लो ब्रीदिंग। डीप ब्रेथ लेने की जरूरत नहीं, बस स्लो ब्रीदिंग। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हो, नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि कोई रियल डेंजर नहीं है। बॉडी शॉक खुद ही सेटल होने लगता है। तीसरा स्टेप है ग्राउंडिंग। इसका मतलब है कि अपनी अटेंशन वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाना, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करना, आसपास की आवाजें सुनना, रूम की टेम्परेचर नोटिस करना। यह बॉडी को रियलिटी में वापस खींच लेता है और एंजाइटी की इंटेंसिटी कम हो जाती है। बॉडी शॉक एक रिएक्शन है, रियलिटी नहीं। यह आपको स्टॉप करने के लिए नहीं आता। यह बस गलत टाइमिंग पर एक्टिवेट हो जाता है। जितना आप इसे समझते हो, ऑब्जर्व करते हो और एक्सेप्ट करते हो, उतना ही यह वीक पड़ता जाता है। इवेंचुअली आप सोशल सिचुएशंस में काल्म महसूस करना सीख जाते हो, क्योंकि अब बॉडी आपके खिलाफ नहीं,
आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। चैप्टर 5, फियर लूप। सोशल एंजाइटी को सबसे ज्यादा डेंजरस जो बनाता है वो है उसका एंडलेस साइकिल, जिसे हम फियर लूप कहते हैं। ये लूप एक बार शुरू हो जाए तो माइंड अपने ही थॉट्स के जाल में फंस जाता है और बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। फियर लूप एक सेल्फ फीडिंग सिस्टम की तरह काम करता है। थॉट्स फियर को बढ़ाते हैं, फियर नए थॉट्स पैदा करता है और ये पूरा साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। फियर लूप की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी ट्रिगर से होती है। मान लो आपको कहीं जाना है, किसी से बात करनी है या किसी ग्रुप में बैठना है। एक सिंपल थॉट आता है, क्या मैं ठीक से हैंडल कर पाऊंगा? यह थॉट हार्मलेस लगता है, लेकिन इसी से लूप का पहला स्टेप शुरू होता है। इसके बाद माइंड इमीडिएटली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना शुरू कर देता है। अगर मैंने ऑकवर्ड बिहेव कर दिया तो? अगर सामने वाला मुझे जज कर गया तो? अगर लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगे तो? ये थॉट्स रियल नहीं होते, लेकिन ब्रेन इन्हें थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। इसका सेकंड स्टेप होता है फिजिकल रिएक्शन। जैसे ही माइंड इमेजिन करता है कि कुछ गलत होगा, बॉडी में एंजाइटी शुरू होने लगती है। हार्ट रेट बढ़ना, चेस्ट टाइट होना, थ्रोट ड्राई होना। अब तक डर सिर्फ माइंड में था, लेकिन अब बॉडी भी उसमें शामिल हो चुकी होती है। थर्ड स्टेप है इंटरप्रिटेशन। अब माइंड बॉडी के रिएक्शंस देखकर कंफर्म कर देता है, देखा, मेरी प्रेडिक्शन सही थी, सिचुएशन डेंजरस है। जबकि बॉडी शॉक सिर्फ इमेजिनेशन के कारण शुरू हुआ था, लेकिन माइंड इसे रियल एविडेंस मान लेता है। अब फियर लूप का सबसे पेनफुल स्टेप आता है अवॉइडेंस। आप उसी सिचुएशन से भागने लगते हो। आप उस पर्सन से बात नहीं करते, ग्रुप में नहीं बैठते, कहीं जाने का प्लान कैंसिल कर देते हो या रूम में लास्ट कॉर्नर चूज करते हो। अवॉइडेंस टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फियर को और स्ट्रांग बना देता है। माइंड सीख लेता है कि भागोगे तो बच जाओगे, और हर नई सिचुएशन में वो यही स्ट्रैटेजी रिपीट करता है। फियर लूप का सबसे ड्रेनिंग हिस्सा ओवर थिंकिंग है। सोशल इवेंट खत्म होने के बाद भी माइंड आपको छोड़ता नहीं। वो हर सिंगल मोमेंट रिप्ले करता है, हर पॉज को एनालाइज करता है, हर फालतू जेस्चर को मिस्टेक मान लेता है। माइंड आपको बार बार दिखाता है, तुम बेटर कर सकते थे, तुम ऑकवर्ड लगे, लोग तुम पर फोकस कर रहे थे। लेकिन ये सब इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। एक और डेंजरस चीज फियर लूप में होती है फ्यूचर प्रिडिक्शन। माइंड ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लेता है कि फ्यूचर में भी हर सोशल सिचुएशन वैसे ही अनकंफर्टेबल होगी। इस कारण आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है और एंजाइटी स्ट्रॉन्गर। ये लूप एक बिलीफ बना देता है कि मैं सोशल सिचुएशंस हैंडल करने लायक नहीं हूं। ये बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, जबकि ये एक हैबिट थी, ट्रूथ नहीं। फियर लूप को तोड़ने का सबसे पहला स्टेप है इसे रिकॉग्नाइज करना। जैसे ही आपको लगे कि थॉट स्टार्टेड, आपको देखना है कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। जितनी जल्दी आप रिकॉग्नाइज करते हो, उतना आसान इसे स्टॉप करना होता है। सेकंड स्टेप है थॉट डिटैचमेंट। माइंड ये कहे कि तुम एम्बेरेस हो जाओगे, आप क्वाइटली कहो, दिस इज जस्ट अ थॉट, नॉट रियलिटी। थॉट को फैक्ट मत समझो, थॉट को बस एक पासिंग क्लाउड की तरह ट्रीट करो। वो आएगा और अपने आप चला जाएगा। थर्ड स्टेप है ऑपोजिट एक्शन। अवॉइडेंस फियर को स्ट्रॉन्गर बनाता है, लेकिन स्मॉल एक्शन फियर को वीकर करता है। अगर माइंड कहे मत बोलो, आप लाइटली एक स्मॉल सेंटेंस बोल दो। अगर माइंड कहे अवॉइड करो, आप थोड़ी देर रुको। ये माइक्रो एक्शंस ब्रेन को रिवायर करते हैं और लूप की पावर कम होती जाती है। फोर्थ स्टेप है ब्रीथिंग स्लो करना। पैनिक का इंजन ब्रीथिंग से चलता है। जितनी फास्ट ब्रेथ, उतनी स्ट्रॉन्ग एंजाइटी। स्लोली इनहेल और इवन स्लोअर एक्सहेल ये नर्वस सिस्टम को हैक कर देता है और फियर लूप को इंस्टेंटली स्लो कर देता है। चैप्टर 6, ब्रेक साइकिल। फियर लूप को समझना जरूरी था, लेकिन अब असली काम यहीं से शुरू होता है, इस लूप को तोड़ना। सोशल एंजाइटी का पूरा स्ट्रक्चर एक साइकिल की तरह काम करता है। थॉट आता है,
फियर बढ़ता है, बॉडी रिएक्ट करती है, आप अवॉइड करते हो, और फिर माइंड सीख लेता है कि अवॉइडेंस ही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। ब्रेक साइकिल का मतलब है इस ऑटोमेटिक सिस्टम की चेन को बीच से काट देना। साइकिल तब टूटती है जब आप माइंड के पुराने कोड को ओवरराइड करते हो। माइंड ने सालों तक एक ही पैटर्न फॉलो किया है, इसलिए वो न्यू बिहेवियर को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन चेंज छोटा होता है, लगातार होता है, और धीरे धीरे स्ट्रांग बनता है। साइकिल को ब्रेक करने का पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है अवेयरनेस पॉज। इसका मतलब है कि जब भी माइंड नेगेटिव प्रिडिक्शन करे, आप तुरंत एक्शन न ले। एग्जाम्पल, किसी रूम में एंटर हो रहे हो और माइंड कहता है सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। पहले आप रिएक्ट करते थे, बॉडी टेंस कर लेते थे या अवॉइड कर लेते थे। अब आपको सिर्फ पॉज करना है, उस थॉट को नोटिस करना है, लेकिन फॉलो नहीं करना। ये छोटा सा पॉज साइकिल के ऑटोमेटिक फ्लो को ब्रेक कर देता है। सेकंड स्टेप है बिहेवियर रिवर्सल। माइंड जैसे ही कहे कि अवॉइड करो, आप यह नहीं पूछते कि कॉन्फिडेंस फील हो रहा है या नहीं। आप बस स्मॉल एक्शन लेते हो। एक्शन इमोशन के बाद नहीं आता, इमोशन एक्शन के बाद आता है। यह साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर माइंड कहे बात मत करो, आप एक सिंपल हाई बोल दो। अगर माइंड कहे रूम की लास्ट सीट चूज करो, आप थोड़ा आगे बैठ जाओ। ये स्मॉल रिवर्सल्स माइंड को नया मैसेज भेजते हैं, मैं कंट्रोल में हूं, फियर नहीं। थर्ड स्टेप है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का सिंपल मतलब है सिचुएशन को नए एंगल से देखना। पहले माइंड कहता था लोग मुझे जज करेंगे, अब आप कहो पीपल आर टू बिजी थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। पहले माइंड प्रिडिक्ट करता था मैं ऑकवर्ड लगूंगा, अब आप अंडरस्टैंड करोगे ऑकवर्ड होना नॉर्मल है, हर किसी को कभी ना कभी लगता है। रीफ्रेमिंग एक मेंटल लेंस चेंज है। रियलिटी वही रहती है, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है, और एंजाइटी इंटरप्रिटेशन से ही पैदा होती है। फोर्थ स्टेप है बॉडी रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करना। बॉडी शॉक आता है, हार्ट फास्ट, हैंड शेकी, स्टमक टाइट। एक टाइम था जब ये सेंसेशंस आपको पैनिक कर देते थे, क्योंकि माइंड सोचता था समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन अब आपको पता है कि ये टेम्पररी है और डेंजरस नहीं है। जब आप बॉडी सेंसेशन से डरते नहीं, साइकिल ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। फियर का जॉब है आपको डराना। अगर आप डरते ही नहीं, उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। फिफ्थ स्टेप है कंसिस्टेंसी। ब्रेक साइकिल एक सिंगल एक्शन से नहीं टूटता। माइंड ने ये लूप वर्षों में बनाया है, तो उसे बदलने में थोड़ा समय लगता है। हर बार जब आप ऑपोजिट एक्शन लेते हो, हर बार जब आप अवॉइड नहीं करते, हर बार जब आप पॉज करते हो, आपका ब्रेन नया पाथवे बनाता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। ब्रेन खुद को बदलता है, और सोशल एंजाइटी इसी प्रोसेस से धीरे धीरे डिसॉल्व होती है। ब्रेक साइकिल का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट यह है कि आप जितना ज्यादा डरते हो, उतना ज्यादा आपका ब्रेन प्रैक्टिस कर रहा होता है। मतलब आप जितने ऑकवर्ड मोमेंट्स फेस करते हो, उतना फास्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपकी ट्रेनिंग है। साइकिल तब टूटता है जब आप माइंड को यह समझा देते हो कि ओल्ड रिएक्शंस अब यूजफुल नहीं है। माइंड का असली काम है आपको प्रोटेक्ट करना, और जब उसे लगता है कि आप खुद सिचुएशंस हैंडल कर सकते हो, वो खुद ही डर कम कर देता है। सोशल एंजाइटी किसी भी इंसान की परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये एक लूप है, और लूप बदलते ही बिहेवियर भी बदल जाता है। स्लोली स्लोली आप रियलाइज करते हो कि सिचुएशंस उतनी स्केरी थी ही नहीं जितना माइंड ने बताया। साइकिल टूटना ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। यहीं से आप अपने नए वर्जन को बनाते हो। चैप्टर 7, स्मॉल करेज। सोशल एंजाइटी को हराने की सबसे बड़ी ताकत किसी बड़े स्टेप में नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे एक्ट्स में होती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इन्हें मैं स्मॉल करेज कहती हूं। छोटी छोटी हिम्मतें जो दिखने में मामूली लगती है, पर अंदर से आपका पूरा ब्रेन रिवायरिंग शुरू करती है। स्मॉल करेज की ब्यूटी यही है
कि ये आपको ओवरवेल्म नहीं करती, ये आपको फोर्स नहीं करती कि आप सीधे भीड़ के सामने स्पीच दो या किसी ग्रुप डिस्कशन में बिना सोचे बोल दो। ये धीरे धीरे, बहुत सटल तरीके से आपके कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करती है, ठीक उतना जितना आपकी बॉडी और माइंड हैंडल कर सके, बिना पैनिक अटैक के। स्मॉल करेज का पहला फॉर्म है माइक्रो एक्सपोजर। इसका मतलब है कि आप किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में थोड़ा सा हिस्सा लेते हो, फिर रिट्रीट कर जाते हो। एग्जाम्पल, किसी रूम में एंटर होकर 30 मिनट नहीं बैठना, सिर्फ 2 मिनट खड़े रहना भी शुरुआत है। किसी से लॉन्ग कॉन्वर्जेशन नहीं करना, सिर्फ एक छोटा हेलो कहना भी माइक्रो एक्सपोजर है। ब्रेन को जरूरत छोटे डोसेस की होती है, फोर्स की नहीं। स्मॉल करेज का दूसरा फॉर्म है इंटेंशनल डिस्कंफर्ट। इसका मतलब है कि आप खुद को इंटेंशनली एक छोटी सी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालते हो, जैसे किसी दुकान में जाकर एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, किसी स्ट्रेंजर से टाइम पूछना या क्लास में एक स्मॉल डाउट पूछना। ये एक्शंस इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन अंदर वो संदेश भेजते हैं, आई कैन हैंडल डिस्कंफर्ट। माइंड डरता है इमेजिन डेंजर से, रियल डेंजर से नहीं। और जब आप ऐसा डिस्कंफर्ट बार बार फेस करते हो, आपका माइंड धीरे धीरे डरना बंद कर देता है। स्मॉल करेज का तीसरा फॉर्म है साइलेंस हैंडलिंग। सोशल एंजाइटी वाले लोग अक्सर साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं। दे फील द नीड टू फिल एवरी गैप। लेकिन स्मॉल करेज में आता है साइलेंस को नेचुरली एक्सेप्ट करना। किसी बातचीत में कुछ सेकंड्स का पॉज आए और आप खुद को अलाउ करो कि वो पॉज ऑकवर्ड नहीं है। इसे एक्सेप्ट करके आप ब्रेन को सिखाते हो कि साइलेंस भी सेफ है। स्मॉल करेज का चौथा फॉर्म है आई कांटेक्ट प्रैक्टिस। आपको किसी की आंखों में 10 सेकंड्स तक देखना जरूरी नहीं, सिर्फ 1 या 2 सेकंड्स भी काफी है। ये छोटी प्रैक्टिस आपकी प्रेजेंस इंप्रूव करती है। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस का सिंबल, नहीं कंफर्ट का सिग्नल है। जब आप स्मॉल आई कांटेक्ट्स करते हो, ब्रेन को समझ आता है कि डायरेक्ट कनेक्शन से कोई खतरा नहीं। स्मॉल करेज का पांचवा फॉर्म है स्लो स्पीच। जब एंजाइटी बढ़ती है, लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। वो सोचते हैं जितना जल्दी बोलेंगे उतना जल्दी डिस्कंफर्ट खत्म होगा। लेकिन स्मॉल करेज इसमें आती है कि आप अपनी स्पीड थोड़ा सा धीमा कर दो। जितना आप स्लो बोलते हो, उतना आपके बॉडी सिग्नल्स काल्म होते जाते हैं। ये माइक्रो कंट्रोल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव। स्मॉल करेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको विक्ट्रीज देती है। स्मॉल विक्ट्रीज, लेकिन पावरफुल विक्ट्रीज। सोशल एंजाइटी वाला माइंड हमेशा फेलियर्स रिमेंबर करता है, लेकिन जब आप स्मॉल करेज के थ्रू छोटे सक्सेसफुल मोमेंट्स क्रिएट करते हो, ब्रेन फाइनली पॉजिटिव प्रूफ भी कलेक्ट करने लगता है। दिस रीवायर्स योर सेल्फ इमेज। आपको लगता है शायद मैं इतना वीक नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। स्मॉल करेज कंसिस्टेंसी बनाती है। जब आप रोज एक छोटा अनकंफर्टेबल स्टेप लेते हो, कुछ हफ्तों में आपका नर्वस सिस्टम नए तरीके से रिएक्ट करने लगता है। अब आपको पहले जितना डर नहीं लगता, सिचुएशंस फेमिलियर लगने लगती है। कॉन्फिडेंस फेमिलियरिटी से पैदा होता है, टैलेंट से नहीं। स्मॉल करेज वो फाउंडेशन है जिस पर बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये आपको धीरे धीरे अलाउ करती है कि आप बिगर सिचुएशंस फेस कर सको, ग्रुप कॉन्वर्जेशंस, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल इवेंट्स। लेकिन शुरुआत हमेशा इन छोटे एक्ट से होती है। कोई भी माउंटेन एक एक कदम से ही चढ़ा जाता है। सोशल एंजाइटी की माउंटेन भी स्मॉल करेज से कॉन्कर होती है। चैप्टर 8, कॉम आर्मर। सोशल एंजाइटी के बीच सबसे बड़ी जरूरत होती है एक ऐसी अंदरूनी ढाल की जो आपको किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रख सके। इस ढाल को मैं काल्म आर्मर कहती हूं। एक ऐसा इंटरनल स्टेट जो बाहर कितना भी केओस हो, आपको ग्राउंडेड, स्टेडी और कंट्रोल्ड रखता है। यह कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि कुछ सिंपल टेक्निक्स और माइंड बॉडी अलाइनमेंट की वजह से बनने वाली शांत ताकत है। काल्म आर्मर की शुरुआत होती है बॉडी अवेयरनेस से। एंजाइटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है कि वो आपको आपकी बॉडी से डिस्कनेक्ट कर देता है। जब पैनिक आता है, आपका ध्यान पूरी तरह थॉट्स पर चला जाता है। क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं कैसे दिख रहा हूं?
लेकिन बॉडी की तरफ आपका ध्यान ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यही डिस्कनेक्शन एंजाइटी को और बढ़ा देता है। काल मार्मर का पहला स्टेप है बॉडी को वापस एक्टिवेट करना। इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक सिंपल होती है। आप अपने पैरों को फ्लोर पर महसूस करो। हील और टूज के प्रेशर को नोटिस करो। आपकी बैक किस तरह सीट को टच कर रही है, ये ऑब्जर्व करो। ये कुछ सेकंड्स में आपका अटेंशन माइंड से हटाकर बॉडी पर लाता है। माइंड फ्यूचर फियर में होता है, लेकिन बॉडी हमेशा प्रेजेंट में होती है। जब आप बॉडी की तरफ वापस आते हो, एंजाइटी तुरंत वीक हो जाती है। काल्म आर्मर शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेप है ब्रीदिंग सिमेट्री। एंजाइटी में आपकी ब्रीदिंग फास्ट और शैलो हो जाती है। जितनी फास्ट ब्रेथ, उतना ज्यादा पैनिक। काल्म आर्मर के लिए आपको स्लो और सिमेट्रिकल ब्रीदिंग चाहिए। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, दोनों इक्वल लेंथ में। यह नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट रीसेट बटन है। ब्रेथ स्लो होती है तो हार्ट रेट भी काल्म होने लगता है। आप जितनी सिमेट्री बनाते हो, उतना माइंड स्टेबल होता है। यह आर्मर का सबसे मजबूत हिस्सा है। थर्ड स्टेप है न्यूट्रल पोस्चर। एंजाइटी में शोल्डर्स ऑटोमेटिकली टेंस हो जाते हैं, चेस्ट टाइट हो जाता है, नेक स्टिफ हो जाती है, बॉडी डिफेंस मोड में चली जाती है। काल्म आर्मर में आप अपना पोस्चर रिलैक्स करते हो। शोल्डर्स थोड़ा नीचे, चिन न्यूट्रल, चेस्ट ओपन, नेक फ्री। यह पोस्चर आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, नो थ्रेट। ब्रेन पोस्चर को देखता है और उसके हिसाब से केमिकल्स रिलीज करता है। जब पोस्चर काल्म होता है, माइंड भी धीरे धीरे काल्म होने लगता है। फोर्थ स्टेप है माइक्रो प्रेजेंस। इसका मतलब है कि आप एनवायरनमेंट की छोटी छोटी डिटेल्स ऑब्जर्व करो। रूम की लाइट, रंग, आवाजें, मूवमेंट। माइंड जब बाहर की वर्ल्ड में ऑब्जर्व करता है, तो उसके पास वरी करने के लिए स्पेस कम बचता है। एंजाइटी इमेजिनेशन से पैदा होती है, प्रेजेंस रियलिटी से। प्रेजेंस एंजाइटी को कमजोर कर देती है। काम आर्मर का एक और इंपॉर्टेंट लेयर है थॉट न्यूट्रलिटी। सोशल एंजाइटी में थॉट्स एक्सट्रीम होते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मजाक बनाएंगे, मैं ऑकवर्ड लग रहा हूं। काल्म आर्मर कहता है थॉट्स को पॉजिटिव मत बनाओ, बस न्यूट्रल बनाओ। नेगेटिव थॉट्स से लड़ने की जगह आप माइंड को सिंपल लाइंस दो। मे बी इट विल बी ओके, लेट्स जस्ट सी, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट। न्यूट्रल थॉट्स प्रेशर कम करते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। काल्म आर्मर का नेक्स्ट लेयर है स्ट्रैटेजिक स्लोनेस। एंजाइटी आपको फास्ट कर देती है। फास्ट बोलना, फास्ट चलना, फास्ट डिसीजंस। काल्म आर्मर आपको धीमा कर देता है। स्लो जेस्चर्स, स्लो टर्निंग, स्लो स्पीकिंग। स्लोनेस कंट्रोल की लैंग्वेज है। जब आपका बॉडी स्लो होता है, ब्रेन उसे कॉन्फिडेंट समझ लेता है। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे सटल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। काल्म आर्मर की सबसे खास बात यह है कि यह बाहर नहीं दिखाई देता। लोग केवल यह ऑब्जर्व करते हैं कि आप कंपोज्ड हो, स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो, लेकिन असल में आप अंदर इनविजिबल प्रोटेक्शन क्रिएट कर चुके होते हो। यह आर्मर आपको मैजिकली फियरलेस नहीं बनाता, लेकिन वो फियर को मैनेजेबल बना देता है। वो फियर को ओवर पावर नहीं होने देता। चैप्टर 9, 3 सेकंड मूव। सोशल एंजाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा आप सोचते हो, उतना ही ज्यादा आप डर जाते हो। माइंड को जितना टाइम मिलता है, वो उतनी ही फास्ट नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। इसी को रोकने के लिए एक पावरफुल टेक्निक होती है, 3 सेकंड मूव। यह सिंपल रूल आपकी ओवरथिंकिंग को कट कर देता है और आपको एक्शन मोड में डाल देता है, उस मोमेंट से पहले जब डर आपको कंट्रोल कर सके। 3 सेकंड मूव का कोर आइडिया है कि जैसे ही माइंड आपको कोई सिंपल एक्शन करने को कहे, किसी को हाई बोलना, रूम में एंटर करना, किसी से क्वेश्चन पूछना या ग्रुप में ज्वाइन करना, आपको 3 सेकंड्स के अंदर एक्शन ले लेना है। अगर आपने माइंड को 3 सेकंड से ज्यादा दिया, तो वो आपको तुरंत रोकने लगेगा। यही वो विंडो है जहां एंजाइटी एक्टिव होती है। इस रूल का साइंस बहुत सिंपल है। जब आप किसी सोशल एक्शन के बारे में सोचते हो, माइंड तुरंत 2 पाथ्स बनाता है, एक एक्शन का, एक प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन वाला पाथ शुरू होते ही आपको अनकंफर्टेबल सेंसेशंस आने लगते हैं। हार्ट बीट फास्ट, थॉट्स डार्क, प्रेडिक्शंस वर्स्ट केस।
3 सेकंड मूव प्रोटेक्शन वाले सिस्टम को एक्टिवेट होने का मौका ही नहीं देता। आप तुरंत एक्शन लेते हो और ये पूरे फियर साइकिल को इंटरप्ट कर देता है। 3 सेकंड मूव आपको प्रेशर में नहीं डालता, यह आपको मोमेंटम देता है। एंजाइटी का सबसे बड़ा वेपन हेजिटेशन है। द मोर यू हेजिटेट, द मोर यू फियर। 3 सेकंड मूव हेजिटेशन को जीरो कर देता है। यह आपके अंदर एक फास्ट फॉरवर्ड स्विच एक्टिवेट करता है जो माइंड के पुराने पैटर्न को ब्रेक कर देता है। इस रूल को अप्लाई करना बहुत इजी है, लेकिन शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है। एग्जाम्पल, आप किसी रूम के बाहर खड़े हो, माइंड कहता है एंटर करो। अब आपको सिर्फ 3 सेकंड्स में एक्शन लेना है। 1, 2, 3, बस कदम आगे बढ़ा देना है। अगर आप रुक गए, माइंड तुरंत आवाज देगा, रुको, ऑकवर्ड लगेगा, लोग देखेंगे, थोड़ा वेट कर लो। यही हेजिटेशन एंजाइटी को पावर देता है। दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी सोशल प्लेस में बैठे हो और सामने वाला इंसान आपको अप्रोचेबल लग रहा है। माइंड सेज हाई बोल दो। 3 सेकंड मूव करो। 1, 2, 3 से पहले एक सिंपल हेलो निकल दो। फिर वो ऑकवर्ड मोमेंट रहे या ना रहे, आपका ब्रेन एक्शन लेना सीख रहा है। यही ग्रोथ है। 3 सेकंड मूव का तीसरा एप्लीकेशन होता है कॉन्वर्सेशन में। जब आप बोलना चाहते हो लेकिन डरते हो कि लोग जज करेंगे, तब आपका माइंड आपको रोकता है। लेकिन अगर आप 3 सेकंड्स के अंदर कोई सिंपल लाइन बोल देते हो, एक स्मॉल ओपिनियन, एक बेसिक रिस्पॉन्स, तो माइंड का डर वाला सिस्टम शट डाउन हो जाता है। कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में आ जाती है। फोर्थ एप्लीकेशन, जब भी आप अवॉइड करने वाले हो, जैसे कोई पार्टी, क्लास, इवेंट या ग्रुप डिस्कशन, जैसे ही आपका माइंड कहे चलो नहीं जाना, वहीं 3 सेकंड मूव लगाओ और स्मॉल स्टेप लो। शूज पहन दो, बाहर डोर खोल दो या बस उठकर स्टैंड करो। ये मिनी मूव्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं आई एम मूविंग। एक्शन इटसेल्फ रिड्यूसेस एंजाइटी। 3 सेकंड मूव आपको फियरलेस नहीं बनाता, लेकिन वो फियर को टाइम नहीं देता ग्रो होने का। ये एक मेंटल हैक है जो ओवर थिंकिंग को कट करता है और ब्रेन को डायरेक्ट एक्शन मोड में डाल देता है। इस मूव से आपका सेल्फ इमेज भी बदलने लगता है। माइंड आपको वीक मानता था क्योंकि आप हेजिटेशन में फंस जाते थे, लेकिन जब आप बार बार स्मॉल डिसाइसिव एक्शंस लेते हो, माइंड आपको केपेबल अंडरस्टैंडिंग शुरू करता है। यही रिवायरिंग है। 3 सेकंड मूव सबसे पावरफुल तब होता है जब आप इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हो। अगले कुछ दिनों में ही आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगेंगे। आप पहले जितना नर्वस नहीं रहोगे, आपका माइंड हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आप बात करने, रिप्लाई देने और इंटरेक्ट करने में पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो। सोशल एंजाइटी एक्शन से ही टूटती है, थिंकिंग से नहीं। 3 सेकंड मूव वो ब्रिज है जो माइंड से बॉडी को निकालकर रियल वर्ल्ड में डाल देता है। आप सोचते कम हो, करते ज्यादा हो, और यही आपकी कॉन्फिडेंस की शुरुआत बन जाती है। चैप्टर 10, प्योर प्रेजेंस। सोशल एंजाइटी का असली रूट फियर ऑफ जजमेंट नहीं, बल्कि लूजिंग प्रेजेंस है। जब भी आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हो, आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर के बीच फंस जाता है। पास्ट की मिस्टेक्स याद आती है, फ्यूचर में होने वाली ऑकवर्डनेस इमेजिन होती है। आप रियलिटी में फिजिकली वहां मौजूद होते हो, पर मेंटली 100 डिफरेंट सिनेरियोज में भटक रहे होते हो। यही डिस्कनेक्ट एंजाइटी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। प्योर प्रेजेंस इस डिस्कनेक्ट को खत्म करता है। प्योर प्रेजेंस का मतलब है अपने माइंड और बॉडी को एग्जैक्टली उसी मोमेंट में लाना जिसमें आप खड़े हो। ये सिर्फ माइंडफुलनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रीसेट है जो माइंड को शांत और सेंसेस को एक्टिव कर देता है। जब आप प्रेजेंट में एंकर्ड होते हो, सोशल प्रेशर डिसॉल्व होने लगता है। फियर इमेजिनेशन से आता है और इमेजिनेशन पास्ट फ्यूचर में रहता है। प्योर प्रेजेंस माइंड को इमेजिनेशन से बाहर ले आता है। प्योर प्रेजेंस की शुरुआत होती है सेंसरी चेक से। इसका मतलब है कि आप सराउंडिंग्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। किसी रूम में हो तो लाइट देखो, साउंड सुनो, टेम्परेचर महसूस करो। किसी से बात कर रहे हो तो उनकी वॉइस की रिदम नोट करो, उनके चेहरे के
माइक्रो एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करो। जितना आप सेंसेस एक्टिवेट करते हो, उतना माइंड फ्यूचर फियर से डिटैच होता जाता है। प्योर प्रेजेंस का दूसरा टूल है स्लो रिएक्शन। सोशल एंजाइटी वाले लोग जल्दी जवाब देते हैं, जल्दी बोलते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये फास्टनेस पैनिक का सिम्टम है। प्रेजेंस का मतलब है पॉज। एग्जाम्पल, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, आप एक सेकंड का छोटा पॉज लो और फिर जवाब दो। ये पॉज आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है। ये पॉज माइंड पर कंट्रोल का साइन है। जितनी स्लो आपकी रिस्पॉन्सेस होती है, उतनी काल्म आपके अंदर की एनर्जी रहती है। प्योर प्रेजेंस का तीसरा लेयर है इनर स्टिलनेस। ये साउंडलेस स्टेट होती है जहां आप खुद को ऑब्जर्व करते हो, आपका ब्रेथ, आपका हार्ट बीट, आपका बॉडी पॉस्चर। इनर स्टिलनेस आपसे डिमांड नहीं करती कि आप कंप्लीटली पीसफुल महसूस करो। वो सिर्फ यही कहती है कि आप खुद को नोटिस करो। नोटिस करने से माइंड की अनकॉन्शियस पैनिक पैटर्न ब्रेक होने लगती है। प्रेजेंस का अगला स्टेप होता है मेंटल लेबलिंग। जब एंजाइटी आता है, आप उसे डेंजर लेबल करते हो, लेकिन प्रेजेंस में आप बस कहते हो, यह एंजाइटी है, बस इतना। नो जजमेंट, नो फाइट। लेबलिंग इमोशंस को न्यूट्रल बना देता है। न्यूट्रल इमोशंस आपके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंजाइटी ट्रिगर का पावर कम होने लगता है। प्योर प्रेजेंस आपको दूसरों की आईज में कॉन्फिडेंट दिखाती है, क्योंकि प्रेजेंस कैरिज्मा बनाती है। जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट होता है, उसकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, ब्रीदिंग डीप होती है, वॉइस स्टेबल होती है। वो रश में नहीं होता, वो पैनिक में नहीं होता। लोग नेचुरली ऐसे व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट होते हैं। प्रेजेंस डोमिनेंस नहीं, काल्म अथॉरिटी है। प्योर प्रेजेंस का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो फोकस। एंग्जाइटी में आपका फोकस वाइड हो जाता है। आपको लगता है पूरा रूम आपको देख रहा है। प्रेजेंस में आप फोकस नैरो कर देते हो, एक पर्सन, एक पॉइंट, एक साउंड। यह नैरो फोकस ओवरवेल्म को डिसअपियर कर देता है। माइंड कभी कभी ज्यादा वाइड सेंस में नहीं हैंडल कर पाता। माइक्रो फोकस उसे सेफ महसूस कराता है। प्रेजेंस प्रैक्टिस करने के दौरान आप नोटिस करोगे कि आपका माइंड बार बार फ्यूचर में भागेगा। माइंड कहेगा, अगर मैंने गलत बोल दिया तो ये लोग मुझे जज करेंगे। प्रेजेंस में आप बस काल्मली वापस वर्तमान में आ जाते हो। ये बार बार करने से न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं। आपका माइंड धीरे धीरे फ्यूचर फियर जेनरेट करना कम कर देता है। प्योर प्रेजेंस परफेक्शन नहीं है। ये किसी जेन मास्टर की तरह ब्लैंक माइंड बनाना नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी अपने सेंटर में एंकर्ड रहना। आप नर्वस हो सकते हो, हैंड स्वेटी हो सकते हैं, थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी अवेयर रह सकते हो। यही प्रेजेंस की मेच्योरिटी है। चैप्टर 11, न्यूट्रल माइंड। सोशल एंजाइटी में सबसे ज्यादा डैमेज पॉजिटिव थिंकिंग की कमी नहीं करती, बल्कि नेगेटिव थिंकिंग का ओवरलोड करता है। माइंड हर सिचुएशन को या तो डिजास्टर बना देता है या उसे लेकर अननेसेसरी डर पैदा कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंजाइटी पॉजिटिव थिंकिंग से भी ठीक नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग कई बार फेक लगती है, अनरियल लगती है, और ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है। इसलिए सोशल एंजाइटी को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है न्यूट्रल माइंड। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आप ना नेगेटिव जजमेंट करते हैं, ना फोर्सफुली पॉजिटिव बनते हैं। बस रियलिटी को सिंपल, बैलेंस्ड और न्यूट्रल एंगल से देखते हो। न्यूट्रल माइंड का पहला प्रिंसिपल है थॉट्स को फैक्ट्स नहीं मानना। एंजाइटी वाले लोग अपने थॉट्स को ट्रूथ समझ लेते हैं। माइंड कहे कि लोग मुझे ऑकवर्ड समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली लगता है कि यह सच है। न्यूट्रल माइंड में आप सिर्फ ये एक्नॉलेज करते हो कि ये एक थॉट है, बस इतना। ना आप इसे इग्नोर करते हो, ना एक्सेप्ट। आप उसे ऑब्जर्वर की तरह देखते हो, आया गया बस। न्यूट्रल माइंड आपको इंसान की सबसे पावरफुल स्किल सिखाता है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने फीलिंग्स को फील करते हो, लेकिन उनके साथ मर्ज नहीं हो जाते। एंजाइटी आती है, ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हो कि ये एंजाइटी है। आप पैनिक नहीं करते, आप इसे पकड़कर रियलिटी पर लागू नहीं करते। यह डिटैचमेंट एंजाइटी की इंटेंसिटी को
50% तक कम कर देता है। न्यूट्रल माइंड का दूसरा इंसाइट है इंटरप्रिटेशन कंट्रोल। हर सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। मान लो रूम में कोई आपके तरफ देख रहा है। नेगेटिव माइंड कहेगा वो जज कर रहा है। पॉजिटिव माइंड कहेगा वो मुझे लाइक कर रहा है। दोनों एक्सट्रीम्स अनरियलिस्टिक हैं। न्यूट्रल माइंड कहेगा शायद उसने बस कैजुअली देखा होगा। यही सबसे रियल इंटरप्रिटेशन है। न्यूट्रलिटी आपको अननेसेसरी पैनिक से बचाती है। न्यूट्रल माइंड का तीसरा एलिमेंट है सेल्फ टॉक रिप्लेसमेंट। एंजाइटी में माइंड हार्श होता है। तुम वियर्ड लगोगे, तुमसे बात करना किसी को पसंद नहीं होगा। न्यूट्रल माइंड हार्शनेस को रिप्लेस करता है सिंपल स्टेटमेंट से। मे बी सब नॉर्मल होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंसेस पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल है। ब्रेन इन्हें इजीली एक्सेप्ट करता है। यही एक्सेप्टेबिलिटी एंजाइटी को कम करती है। न्यूट्रल माइंड जजमेंट से फ्रीडम देता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंजाइटी में आप खुद को बहुत जज करते हो, आपकी बॉडी, आपकी वॉइस, आपकी मूवमेंट्स। लेकिन न्यूट्रल माइंड कहता है ये नॉर्मल है। आप खुद को वैसा ही देखना शुरू करते हो जैसे आप दूसरों को देखते हो, एक ह्यूमन, एक इम्परफेक्ट पर्सन, एक नॉर्मल इंसान। जजमेंट कम होते ही एंजाइटी ऑटोमेटिकली गिरने लगती है। न्यूट्रल माइंड का सबसे डीप बेनिफिट है कि यह आपको स्लो करता है। नेगेटिव माइंड फास्ट होता है, पैनिक करता है, कंक्लूजन्स जंप करता है। न्यूट्रल माइंड हर इमोशन पर थोड़ी देर पॉज करता है। पॉज मीनिंग है कंट्रोल। पॉज मीनिंग है क्लैरिटी। पॉज मीनिंग है काल्मनेस। एंजाइटी पॉज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। न्यूट्रल माइंड सिचुएशंस को भी बैलेंस बनाता है। एंजाइटी कहती है कि हर सोशल मोमेंट एक टेस्ट है कि आप अच्छे दिखोगे या फेल हो जाओगे। न्यूट्रल माइंड इसे एक नॉर्मल इंटरेक्शन बना देता है। ना ये लाइफ चेंजिंग है, ना ये डेंजरस है। बस एक मोमेंट है जो कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। आप माइंड को ये रियलिस्टिक फ्रेम देते हो और माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई रियल थ्रेट नहीं है। न्यूट्रल माइंड का एक और पावरफुल लेयर है एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन। एंजाइटी वाले लोग मिस्टेक से डरते हैं। स्लिप ऑफ टंग, ऑकवर्ड पॉज, रॉन्ग वर्ड, वियर्ड जेस्चर। न्यूट्रल माइंड कहता है ये सब नॉर्मल है, हर इंसान के साथ होता है। जब मिस्टेक्स अलाउड हो जाती है, एंजाइटी का कोर डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि एंजाइटी का पूरा स्ट्रेंथ परफेक्ट दिखना है वाले प्रेशर से आता है। चैप्टर 12 सोशल ट्रेनिंग। सोशल एंजाइटी को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस या थ्योरी से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। माइंड को चेंज करने के लिए एक्शन की जरूरत होती है, और यही जगह है जहां सोशल ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस बेस्ड तरीका जिसमें आप छोटे छोटे सोशल एक्सरसाइजेस करके अपने ब्रेन को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कंफर्टेबल बनाना सीखते हो। सोशल ट्रेनिंग कोई मैजिक नहीं है। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होते हैं। रिपीटिशन, कंसिस्टेंसी और ग्रेजुअल प्रोग्रेस। सोशल ट्रेनिंग का पहला लेयर है एक्सपोजर लैडर। एक्सपोजर लैडर का मतलब है कि आप सबसे छोटे सोशल स्टेप्स से शुरू करते हो और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हो। एंजाइटी में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो सीधे सबसे बड़ी सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करते हैं। स्पीच, क्राउड इंटरेक्शन, ग्रुप डिस्कशन। इससे माइंड ओवरलोड हो जाता है और डर और बढ़ जाता है। एक्सपोजर लैडर कहती है स्मॉल से शुरू करो। एग्जाम्पल, किसी दुकान में छोटा क्वेश्चन पूछना लेवल 1 है। किसी स्ट्रेंजर से डायरेक्शन पूछना लेवल 2। किसी ग्रुप में 2 मिनट बैठना लेवल 3। एज यू लेवल अप, आपका फियर डाउन होता जाता है। सेकेंड लेयर है कन्वर्सेशन ड्रिल्स। सोशल एंजाइटी में बिगेस्ट चैलेंज होता है लोगों से बात शुरू करना और कॉन्वर्सेशन मेंटेन करना। कन्वर्सेशन ड्रिल्स में आप डेली छोटी छोटी इंटरेक्शंस प्रैक्टिस करते हो, जैसे शॉपकीपर से इंटेंशनली 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलना, किसी फ्रेंड को रैंडम क्वेश्चन पूछना, किसी नेबर को सिंपल गुड मॉर्निंग कहना। ये ड्रिल सिंपल लगती है, पर ये आपका स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। माइंड को समझ आता है कि कॉन्वर्सेशन डेंजरस नहीं है। थर्ड लेयर है रोल प्ले। ये प्रैक्टिस आप अकेले भी कर सकते हो।
मिरर के सामने आप इमेजिन करो कि आप किसी से बात कर रहे हो और खुद को स्मॉल रेस्पॉन्सेस देना शुरू करो। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? रोल प्ले आपकी वॉइस ओपन करता है और टंग टाइड होने की हैबिट तोड़ता है। आप बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और टोन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। रोल प्ले एक सेफ एनवायरनमेंट देता है जहां मिस्टेक्स अलाउड होती है। फोर्थ लेयर है बॉडी लैंग्वेज करेक्शन। सोशल एंजाइटी बॉडी को टेंस बना देती है। शोल्डर्स टाइट, नेक स्टिफ, आईज डाउन, आर्म्स फोल्डेड। ये बॉडी सिग्नल्स ब्रेन को मैसेज देते हैं कि डेंजर है। सोशल ट्रेनिंग में आप कॉन्शियसली ओपन पोस्चर प्रैक्टिस करते हो। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चिन न्यूट्रल, आर्म्स ओपन, वॉक स्टेडी। बॉडी लैंग्वेज बदलते ही ब्रेन आपकी इमोशनल स्टेट भी चेंज कर देता है। ये प्योर साइंस है। फिजिकल चेंज क्रिएट्स मेंटल चेंज। फिफ्थ लेयर है वॉइस मॉड्यूलेशन। एंजाइटी वॉइस को शेकी बना देती है। मेन रीजन होता है फास्ट ब्रीथिंग और थ्रोट टेंशन। सोशल ट्रेनिंग में आप स्लो टोन, स्टेडी रिदम और कंट्रोल्ड वॉल्यूम प्रैक्टिस करते हो। जब आपकी वॉइस स्टेबल होती है, लोग आपको कॉन्फिडेंट परसीव करते हैं और परसेप्शन आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। सिक्स्थ लेयर है माइक्रो गोल्स। हर दिन सिर्फ एक स्मॉल सोशल एक्शन, एक ही, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल, आज एक स्ट्रेंजर से आई कांटेक्ट, कल एक स्मॉल हाई, परसों किसी से डायरेक्शन पूछना। ए टाइनी स्टेप एवरी डे rewires the brain faster than any motivational speech ever could. माइक्रो गोल्स ओवरवेल्म नहीं करते, कंसिस्टेंसी बनाते हैं। सेवेंथ लेयर है मिस्टेक नॉर्मलाइजेशन। सोशल ट्रेनिंग में आप जानबूझकर छोटी मिस्टेक्स अलाउ करते हो, जैसे एक वर्ड गलत बोल देना, एक ऑकवर्ड पॉज आने देना। इससे ब्रेन समझता है कि मिस्टेक सर्वाइवल थ्रेट नहीं है। जब मिस्टेक्स नॉर्मल लगने लगती है, एंग्जाइटी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। सोशल ट्रेनिंग की ब्यूटी ये है कि आप धीरे धीरे खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में कंफर्टेबल बनाते हो। यू लर्न बाय डूइंग। माइंड को रियल प्रूफ मिलता है कि दुनिया उतनी स्केरी नहीं जितनी वो इमेजिन करता था। सोशल स्किल्स नेचुरल नहीं होती, ट्रेन की जाती है। कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता। एवरीबॉडी ट्रेन सम कॉन्शियसली, सम अनकॉन्शियसली। चैप्टर 13, ट्रू आइडेंटिटी। सोशल एंजाइटी का सबसे हिडन हिस्सा यह है कि यह आपकी असली आइडेंटिटी को दबा देती है। आप वो इंसान नहीं रह जाते जो आप अंदर से हो, बल्कि आप वो बन जाते हो जो डर आपको बनने देता है। ट्रू आइडेंटिटी का मतलब है खुद को उस लेंस से देखना जो आपकी पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे, ना कि वो डिस्टॉर्टेड लेंस जो एंजाइटी ने आपके ऊपर फिट कर दिया है। जब कोई इंसान सोशल एंजाइटी से जूझता है, उसका आइडेंटिटी सेंस धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। माइंड बार बार यही रिपीट करता है, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम बोल नहीं पाते, तुम ऑकवर्ड हो, तुम लोगों के बीच अनकंफर्टेबल हो। जितनी बार ये लाइंस रिपीट होती है, उतनी बार आपका ब्रेन इन्हें आइडेंटिटी बना लेता है। आप बिलीव करने लगते हो कि यही आपका ट्रूथ है। लेकिन सच ये है कि ये सारी आइडेंटिटी बोरोड है फियर से, कंपैरिजन से, पास्ट एम्बैरेसमेंट से और दूसरों की ओपिनियन से। ट्रू आइडेंटिटी इन चीजों के बाहर होती है। वो उस हिस्से में होती है जो कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकता है, जो इंटेलिजेंट है, जो अवेयर है, जो केपेबल है, जो इमोशनली सेंसिटिव है। एंजाइटी वाले लोग अक्सर बहुत परसेप्टिव, थॉटफुल और डीप होते हैं, लेकिन माइंड ने इन्हीं क्वालिटीज को वीकनेस की तरह पेंट कर दिया होता है। ट्रू आइडेंटिटी वापस पाने का पहला स्टेप है सेल्फ डेफिनेशन। आप खुद को डिफाइन करते हो ना कि एंजाइटी को। एंजाइटी कहे कि तुम सोशल सिचुएशंस में वीक हो, लेकिन आप क्वाइटली कहते हो, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम केपेबल। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये सेल्फ डेफिनेशन है। आइडेंटिटी वही होती है जिसे आप बार बार रिपीट करते हो। दूसरा स्टेप है लेबल्स हटाना। एंजाइटी वालों को लोग अक्सर शाई, इंट्रोवर्टेड, क्वाइट जैसे लेबल्स दे देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप इन लेबल्स को ट्रूथ मान लेते हो, जबकि इंट्रोवर्शन पर्सनैलिटी है। सोशल एंजाइटी फियर है,
दोनों अलग हैं। ट्रू आइडेंटिटी में आप किसी लेबल से अटैच नहीं होते। आप फ्लूइड रहते हो, जैसे चाहे वैसे ग्रो कर सकते हो। तीसरा स्टेप है स्ट्रेंथ्स रिकनेक्ट करना। हर इंसान में कुछ ना कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ्स होती है। क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, एम्पथी, काल्म एटीट्यूड, डीप थिंकिंग, फोकस। एंग्जाइटी ने इन्हें ओवरशैडो कर दिया होता है। ट्रू आइडेंटिटी में आप इन्हें वापस रिकॉग्नाइज करते हो। जब स्ट्रेंथ्स वापस दिखाई देने लगती है, सेल्फ वर्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। ट्रू आइडेंटिटी का चौथा लेयर है सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब परफेक्शन नहीं, इम्परफेक्शन को नॉर्मल मानना। मिस्टेक्स आपकी आइडेंटिटी नहीं होती। ऑकवर्ड मोमेंट्स आइडेंटिटी नहीं होते। नर्वसनेस आइडेंटिटी नहीं होती। ये सब सिर्फ एक्सपीरियंसेस है, टेम्पररी, पासिंग, चेंजेबल। जब आप इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो, एंग्जाइटी के पास होल्ड नहीं बचता। ट्रू आइडेंटिटी आपको ये रियलाइजेशन देती है कि आप एंग्जाइटी के इक्वल नहीं हो। एंग्जाइटी आपकी पर्सनैलिटी नहीं, एक फेज है, एक पैटर्न है, एक हैबिट है। ट्रू आइडेंटिटी आपकी चॉइसेस से बनती है, डर से नहीं। जैसे ही आप खुद को रीडिफाइन करना शुरू करते हो, आपका बिहेवियर बदलने लगता है। आप सिचुएशंस को अलग नजर से देखना शुरू करते हो। कॉन्फिडेंस स्लोली ग्रो होता है और एक दिन आपको महसूस होता है आप पहले जैसे नहीं रहे। आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के करीब आ चुके हो। यू फाइनली फील लाइक योर सेल्फ अगेन। चैप्टर 14, जजमेंट प्रूफ। सोशल एंग्जाइटी की जड़ में एक ही चीज सबसे ज्यादा गहरी होती है, जजमेंट का डर। यह डर आपको खुद से दूर कर देता है, आपकी नेचुरल ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है और हर सोशल सिचुएशन को एक मेंटल बैटलफील्ड बना देता है। जजमेंट प्रूफ बनने का मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको जज करना छोड़ देगी। दुनिया अपनी ओपिनियंस रखेगी, लेकिन जजमेंट प्रूफ होने का मतलब है कि आप उन ओपिनियंस के वेट को कैरी करना छोड़ दोगे। जजमेंट प्रूफ बनने का पहला प्रिंसिपल है लोग आपको उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। ज्यादातर लोग अपने अपीयरेंस, अपने बिहेवियर और अपनी प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। माइंड आपको कन्विंस करता है कि लोग आपकी हर मूव नोट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। ये रियलाइजेशन अलोन एंजाइटी को हाफ रिड्यूस कर देता है। सेकंड प्रिंसिपल है जजमेंट की नेचर समझना। लोग आपको जज करते हैं बेस्ड ऑन देयर मूड, देयर इनसिक्योरिटीज, देयर वर्ल्ड व्यूज, नॉट आपकी रियलिटी पर। कोई इंसान आपको एरोगेंट समझ सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप क्वाइट हो। कोई आपको वीक समझ सकता है क्योंकि वो खुद ओवर पावरिंग नेचर का है। जजमेंट्स रेयरली ट्रूथ होते हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्शंस होते हैं। लोग अपने अंदर का हिस्सा दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। जब आपको ये समझ आता है, आप पर्सनल लेना बंद कर देते हो। थर्ड स्टेप है सेल्फ वैलिडेशन। एंग्जाइटी वाले लोग वैलिडेशन बाहर से ढूंढते हैं। कौन क्या बोलेगा, किसी ने प्रेज किया या नहीं, किसी ने अप्रूव किया या नहीं। जजमेंट प्रूफ बनने का मतलब है कि आप अपनी अप्रूवल खुद देते हो। अगर आप कोई छोटी एक्शन भी करते हो, एक बातचीत, एक आई कांटेक्ट, एक स्मॉल इंटरेक्शन, आप खुद को क्वाइटली अप्रिशिएट करते हो। जब आप सेल्फ वैलिडेशन स्ट्रेंथन करते हो, एक्सटर्नल वैलिडेशन वीक हो जाती है। फोर्थ प्रिंसिपल है एक्सपोजर टू जजमेंट। इसका सिंपल मतलब है कि आप इंटेंशनली खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालते हो जहां जजमेंट पॉसिबल है। एग्जाम्पल, किसी ग्रुप में अपनी ओपिनियन रखना, किसी पब्लिक प्लेस में शांत खड़े रहना, किसी से स्मॉल कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना। जितना आप जजमेंट सिचुएशंस फेस करोगे, उतना योर टॉलरेंस बढ़ेगा। जजमेंट का डर इमेजिनेशन में बड़ा होता है, रियलिटी में नहीं। फिफ्थ स्टेप है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। लोग परफेक्ट बिहेवियर जज नहीं करते, लोग ओवर थिंकिंग और हेजिटेशन जज करते हैं। इम्परफेक्शंस नेचुरल है। एक गलत वर्ड बोलना, एक ऑकवर्ड पॉज, एक कंफ्यूज्ड रिएक्शन। जब आप खुद को अलाउ करते हो कि आप इम्परफेक्ट हो सकते हो, जजमेंट का डर डिसॉल्व होने लगता है। इम्परफेक्शन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी का प्रूफ है। जजमेंट प्रूफ बनने का सबसे पावरफुल लेयर है साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। इसका मतलब है कि आप लोगों की ओपिनियंस को अपने आइडेंटिटी में अब्सॉर्ब नहीं करते,
कोई कह दे कि तुम क्वाइट हो, आप उसे फैक्ट नहीं मानते। कोई कह दे कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं लगते, आप उसे ट्रूथ नहीं मानते। ओपिनियंस हवा की तरह होती है, आती है, जाती है। आप उन्हें पकड़कर बैग में भरकर लेकर नहीं चलते। जब आप जजमेंट प्रूफ बनने लगते हो, एक शांत अवेयरनेस पैदा होती है कि लोग चाहे कुछ भी सोचें, उससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आप अपने जेस्चर्स, स्पीच, प्रेजेंस को बिना प्रेशर के कैरी करने लगते हो। सोशल सिचुएशन स्ट्रेस नहीं लगती, नॉर्मल लगने लगती है। और यही मोमेंट होता है जब सोशल एंजाइटी आपके ऊपर से पकड़ खोने लगती है। चैप्टर 15, रीबॉर्न सेल्फ। सोशल एंजाइटी की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आप कभी डर महसूस न करें। असली जीत यह है कि आप उस डर के बावजूद खुद बने रहे, स्टेबल, अवेयर, ग्राउंडेड। रीबॉर्न सेल्फ का मतलब है वह नया वर्जन जो इन सारी स्ट्रगल से निकलकर इमर्ज होता है। वह आप जो अब सिचुएशंस को थ्रेट नहीं मानता, बल्कि उन्हें ग्रोथ का चांस समझता है। जिस कॉन्फिडेंस को आप सालों से तलाश रहे थे, वो आपके अंदर हमेशा मौजूद था। बस एंजाइटी ने उसे लेयर्स के नीचे दबा दिया था। रीबॉर्न सेल्फ की शुरुआत होती है सेल्फ परसेप्शन से। जब आप देखते हो कि पहले जो चीज आपको डराती थी, अब उतनी हैवी नहीं लगती। जब आप रियलाइज करते हो कि आपकी बॉडी अब पैनिक में नहीं जाती और आपका माइंड ओवरथिंकिंग कम करता है, तब एक सटल शिफ्ट होती है। आप खुद को केपेबल समझने लगते हो। यही शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट साइन है। रीबॉर्न सेल्फ वह स्टेट है जहां आप सोशल सिचुएशंस को एनालाइज नहीं करते, एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोगों से बात करते हो बिना इस डर के कि आप कैसे दिख रहे हो। आप रूम्स में एंटर करते हो बिना स्पॉटलाइट इल्यूजन के। आपका ब्रेन अब डेंजर सिग्नल्स कम भेजता है क्योंकि उसे प्रूफ मिल चुका है कि आप हैंडल कर सकते हो। ये प्रूफ एक्शन से आया है, प्रैक्टिस से आया है, अवेयरनेस से आया है। इस नए वर्जन का एक और इंपॉर्टेंट साइन है मेंटल क्वाइटनेस। पहले आपके माइंड में हर इंटरेक्शन से पहले डजन्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स आते थे। अब माइंड साइलेंट रहता है या सिर्फ प्रैक्टिकल थॉट्स देता है। यह साइलेंस कॉन्फिडेंस की सबसे प्योर फॉर्म है। एक ऐसा काल्म एनर्जी जो दिखावा नहीं करती, बस नेचुरली फ्लो करती है। रीबॉर्न सेल्फ जजमेंट से नहीं डरता क्योंकि अब आप जानते हो कि जजमेंट्स रेयरली ट्रूथ होते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करते हो। मिस्टेक्स आपको ब्रेक नहीं करती, रिफ्लेक्ट कराती है। फेलियर्स आपको श्रिंक नहीं करती, टीच करती है। सोशल डिस्कंफर्ट अब थ्रेट नहीं, प्रैक्टिस का पार्ट लगता है। इस स्टेज पर आप एक और डीप चीज नोटिस करते हो, आपका प्रेजेंस बढ़ जाता है। लोग आपको ज्यादा लिसन करते हैं, आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि कामनेस अट्रैक्ट करती है। आप लाउड नहीं होते लेकिन नोटिसेबल हो जाते हैं। आप ओवरथिंक नहीं करते पर ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। ये वही रीबॉर्न सेल्फ है, साइलेंट बट पावरफुल। रीबॉर्न सेल्फ की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप अपने पुराने वर्जन को जज नहीं करते, आप उसे समझते हो। आप जानते हो कि वो भी आप ही थे, बस डर की परतों में खोया हुआ। अब जब आप इवॉल्व हो चुके हो, आप कंपैशन से अपने पास्ट को देखते हो और ग्रैटिट्यूड से अपने ग्रोथ को। एट द एंड, सोशल एंजाइटी ने आपको वीक नहीं बनाया, उसने आपको शार्पन किया। उसने आपको सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ, पेशेंस और रिजिलियंस सिखाई। और आज आप उसी डर के ऊपर खड़े होकर एक स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी बन चुके हो। अगर आपको यह जर्नी पावरफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला डार्क साइकी टॉपिक आप किस पर देखना चाहते हैं।